अकाउंट्स के जो टर्म्स थे 10 टर्म्स हमने पढ़ के हो गया पिछला वीडियो में। अभी आगे का टर्म्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एंट्री किसको बोलते हैं? एंट्री बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होगा, बाइंग होगा, सेलिंग होगा, पगार देना है, जो भी कुछ खर्चा होगा, हर चीज का एंट्री किया जाता है अपना बुक्स और अकाउंट्स में। जैसे कि याद करो जब आप स्कूल में थे, जब साइंस के टीचर आती थी तो साइंस का बुक में पूरा लिखते थे। नेक्स्ट अलजेब्रा का टीचर आया तो अलजेब्रा का पूरा रिकॉर्ड्स पूरा अपना अलजेब्रा का बुक में किया, ज्योमेट्री का बुक में किया, हिस्ट्री का बुक में किया। आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, पूरा नोट्स पूरा मेंटेन करते हो। साइंस का बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। सिमिलरली बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उसका एंट्री किया जाता है, उसको एंट्री बोलते हैं, एंट्री। तो एंट्री क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म का मतलब होता है उसको एकदम ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करते हैं। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज। याद करो जब अपना स्कूल में जब नोट्स कंप्लीट करते थे तो डेट वाइज होता था ना। आज का नोट्स हम आज कंप्लीट कर लिए, फिर कल टीचर कल पढ़ाएगी तो उसका नोट उसके आगे रहेगा, परसों पढ़ाएगी तो उसका नोट उसके आगे रहेगा। तो एक ऑर्डर में रहता है। एंट्री का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर तरीके से, मतलब डेट वाइज रखते हैं हम लोग। इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए प्रॉपर फॉर्म, इसको डेट वाइज मेंटेन करते हैं। इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। याद रहेगा एंट्री क्या होता है? तो बिजनेसमैन जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है अपना बुक में, परचेज का, सेल का और जितना भी खर्चा करता है उसको लिखता है अपना बुक्स में, उसी को बोलते हैं एंट्री। ओके, नेक्स्ट, जब भी एंट्री लिखता है ना बिजनेसमैन तो उसका नरेशन लिखता है। उसके नरेशन में एक एक्सप्लेनेशन होता है कि वो एंट्री क्या है। एग्जांपल, अपन शूज का अपना बिजनेस है तो अपन शूज अभी कैश में सेल किए, तो वो जो कैश में सेल होगा उसका एंट्री हम करेंगे, लेकिन उसके नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या लिखते हैं? एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ। हम नरेशन लिखेंगे बिंग, नरेशन हमेशा बिंग बोल के लिखते हैं स्टार्टिंग, मिस्टर बिंग अलग, बिंग से शुरू करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सोचा हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे तो हम नरेशन लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सोचो हम लोग सैलरी पे किए तो नरेशन हम लिखेंगे बिंग सैलरी पेड। अगर हमने परचेज किया कैश में तो हम एंट्री पास करेंगे बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। मतलब एंट्री जब भी हम करते हैं ना उसका नरेशन उसके नीचे लिखते हैं। जैसा आप खाना खाने के बाद हाथ धोते हो ना, सिमिलरली एंट्री पास करने के बाद नरेशन कंपलसरी लिखने का। तो नरेशन क्या होता है? ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम एक्सप्लेन करते हैं। ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, हम उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एंट्री इज पास, इसी को नरेशन बोलते हैं। इट इज ऑलवेज गिवन इन ब्रैकेट बिलो द जर्नल एंट्री। ये जो एंट्री है इसी को जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री के नीचे लिखा जाता है इट यूजुअली स्टार्ट विद बिंग, बिंग बोल के शुरू करते हैं। तो कभी भी बिंग बोल के लिखा रहेगा ना तो समझ जाने का उसका नरेशन है। नरेशन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा याद करो कभी स्कूल में कुछ हो जाता है तो घर पे आप पूरा आके एक्सप्लेन करते हो ना उसको। दैट इज वैसी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हर एक्सप्लेन इसलिए करते हैं ताकि सबको समझ में आए ये एंट्री क्या है, ये एंट्री जो किया वो क्या है। नेक्स्ट, ड्राइंग क्या होता है? व्हाट इज ड्राइंग? देखो एक आदमी अगर जॉब करता है तो उसको हर महीने पगार मिलता है, उससे उसका घर चलता है। लेकिन बिजनेसमैन तो बिजनेस करता है, उसको तो कोई पगार देता ही नहीं है। बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट लॉस होता है साल का आखिरी को पता चलता है, वो 12 मंथ के बाद होता है। मतलब उसको भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगा ना, पर्सनल अपना घर में राशन भरना है, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो कहां से निकालेगा बिजनेसमैन, क्योंकि वो तो जॉब नहीं करता है। इसीलिए बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ करता है। बिजनेसमैन कुछ पैसा विड्रॉ करता है अपने लिए, पर्सनल काम के लिए, अपना फैमिली के लिए। वो विड्रॉइंग कुछ भी हो सकता है, या तो कैश विड्रॉ करेगा या तो गुड्स विड्रॉ करेगा। कैश का मतलब जैसे कि डॉटर का फीस भरना है स्कूल का 15,000, तो वो जो बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस में से 15,000 रुपए निकाल के पर्सनल यूज किया,
तो याद करो एक कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी, आपका बिजनेस अलग है, आपका पर्सनल अलग है, तो बिजनेस को पर्सनल मिक्स नहीं करने का। तो कभी भी तुम अपना पर्सनल काम के लिए पैसा लेके जाते हो तो उसको आप ड्राइंग बोलोगे। अच्छा, कैश में भी लिखे जा सकता है, गुड्स में भी लिखे जा सकते हैं, ध्यान देना। तो ड्राइंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैश, या तो कैश विड्रॉ करो, बिजनेस में से पैसा लेके जाओ घर पे, या तो गुड्स लेके जाओ। कैश तो समझ गया, अपना बिजनेस में से कुछ कैश घर पे लेके गए पर्सनल काम के लिए। गुड्स क्या होता है, सोचो अपन गेहूं बेच रहे, किराना का दुकान है अपना, गेहूं खरीदते हो गेहूं बेचते हैं। तो वाइफ ने फोन किया कि एक गोनी गेहूं लेके आ जाना घर पे, तो अभी लेके जाना पड़ेगा ना, अभी मैं गुड्स लेके घर पे। कैश का एग्जांपल, बिजनेसमैन ने 5,000 रुपए लिया और अपना पर्सनल काम के लिए यूज किया, फैमिली के लिए यूज किया, तो दैट इज अ कैश। गुड्स का एग्जांपल, सोचो अपन मोबाइल बेच रहे हैं, सोचो मेरा मोबाइल का बिजनेस है और बिजनेसमैन का जो डॉटर है वो बोलती है मेरे को एक मोबाइल चाहिए। तो बिजनेसमैन ने क्या किया, 100 मोबाइल उसका दुकान में था, उसमें से एक मोबाइल अपना डॉटर के लिए लेके गया, दैट इज पर्सनल। अब यहाँ गुड्स लेके जा रहा है, कैश नहीं लेके जा रहा है। द अमाउंट ऑफ कैश या गुड्स विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, उसी को ड्राइंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, ए बिजनेस ओनर पे कॉलेज फीस फॉर हिज सन, बिजनेसमैन ने कॉलेज फीस पे किया अपना सन का, तो ये तो उसका पर्सनल हो गया ना, बिजनेस तो नहीं हो गया, इसी को ड्राइंग बोलते हैं। मतलब बिजनेस में रह के तुम अपना पर्सनल काम करोगे तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। बिजनेस में रह के बिजनेस का काम करोगे वो तो बिजनेस का है, लेकिन बिजनेस में रह के तुम अपना पर्सनल काम करोगे उसी को ड्राइंग बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मोबाइल एक्सपेंसेस फ्रॉम द बिजनेस, मोबाइल पर्सनल है अपना, तो अपना बिजनेस का पैसे से मोबाइल का रिचार्ज किया, ये तो पर्सनल है आपका। तो इतना याद रखना, ड्राइंग क्या होता है, बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा अपना पर्सनल काम के लिए यूज करता है, उसी को ड्राइंग बोलते हैं। ओके, तो ड्राइंग दो हो सकता है, कैश में भी हो सकता है और गुड्स में भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल समझा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड कंसेप्ट जिसका नाम है बैड डेट। बैड डेट किसको बोलते हैं सर, जैसा बिजनेसमैन गुड जो सेल करता है वो कैश में भी सेल करेगा, क्रेडिट में भी सेल करेगा। कैश में सेल करे तो उसका पैसा ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट सेल जब करता है तो उसका पैसा फंस जाता है। जब वो क्रेडिट सेल करे तो उसका पैसा कुछ टाइम के बाद मिलता है। एग्जाम्पल, बिजनेसमैन ने एक चेयर बेचा मिस्टर अमर को, उसको बोला तुम मेरे को पैसा 1 महीने के बाद देना, 1000 रुपीज का चेयर बेचा। तो 1 महीना होने के बाद बिजनेसमैन ने अमर को फोन किया, मेरा 1000 कब दे रहे हो। अमर ने बोला, फिर अमर बोलता है मैं और थोड़ा टाइम के बाद देता हूँ। ऐसा करते करते अमर 3 महीना हो गया, अभी तक पैसा नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद बिजनेसमैन ने जब फोन किया तो अमर का मोबाइल स्विच ऑफ था। तो इसका मतलब अभी तो उम्मीद छोड़ ही देने का, ये पैसा आने वाला है। बहुत कोशिश किया, कभी कभी डेटर लोग पैसा नहीं देते हैं, जिसको हम गुड्स सोल्ड करते उधारी में, कुछ डेटर लोग हमारा पैसा डुबा देते हैं, उसी को बोलते हैं बैड डेट। सर अपना पर्सनल लाइफ में बैड डेट होता है, हाँ होता है ना। सोचो आपने अपना फ्रेंड को 100 रुपीज दिया था, उसने बोला 1 हफ्ते के बाद देता है, 1 हफ्ते क्या आज 2 साल हो गया, वो 100 रुपीज का बात ही नहीं करता। तो इसका मतलब इसको आप सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, बैड डेट। बैड डेट मतलब डूब गया, अभी मांगने का भी नहीं। तो बैड डेट क्या होता है, एन इरिकवरेबल, ये रिकवर नहीं होगा, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेट। इट इज ए रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस किसको बोलते हैं, ये नुकसान हो गया ना मेरा, जैसा आपने अपना फ्रेंड को 100 रुपीज दिया था, ये डूब गया ना, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिला। वैसे ही बिजनेसमैन ने सोचो चेयर बेचा था 1000 रुपीज का, वो चेयर तो गया, उसके बदले उसको पैसा नहीं मिला, वो तो डूब गया ना। जब पैसा डूब जाता है उसी को लॉस बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, रेवेन्यू लॉस। तो बैड डेट याद रहेगा, बैड डेट एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेट। जब पैसा डूब जाता है डेटर से तो उसी को बैड डेट बोलते हैं। आगे बढ़े, अब आ जाओ सबसे इंटरेस्टिंग, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक नया कंसेप्ट है। देखो अगर आपके पास एसेट्स, याद करो एक वीडियो में समझाया था एसेट्स और लायबिलिटी, तो अगर आपका एसेट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू योर लायबिलिटी तो आप सॉल्वेंट हो। एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास एसेट 50,000 का है, 50,000 का एसेट है उसके पास, और उसके पास डेप्ट, डेप्ट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी को डेप्ट बोलते हैं, कर्जा। तो सोचो 50,000 का तुम्हारे पास, सोचो तुम्हारे पास 50,000 का एसेट है
और तुम्हारे पास लायबिलिटी 30,000 का है, तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या तुम दे सकते हो 30,000? 50,000 में से 30,000 दे सकते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब आप बर्बाद नहीं हुए हो। 50,000 में से आप 30,000 दे दोगे, अभी भी आपके पास 20,000 बचा है ना, तो आप इसी को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? इफ ए पर्सन एसेट आर मोर देन द लायबिलिटी, एसेट ना ज्यादा है, इफ द पर्सन एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी, अगर आपका एसेट ज्यादा है लायबिलिटी के मुकाबले में, या इक्वल भी रहेगा। इक्वल का मतलब सोचो एसेट 50,000 का है और लायबिलिटी भी 50,000, तो अपन उसका लायबिलिटी पे कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो होता है जहां पर एसेट आपका ज्यादा है या एसेट इक्वल है लायबिलिटी के मुकाबले में, ही इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन। ऐसा बंदे को बोलेंगे सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड का मतलब होता है उसका भरपूर पैसा है, मतलब खर्चा करने के बाद भी अभी भी उसका जेब में पैसा है, इसीलिए उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सोचो आपके पास 50,000 रुपीज है, उसमें से 30,000 किसी को देने का, तो आप दे सकते हो ना, इसी को सॉल्वेंट बोलते हैं। जब आप किसी का पैसा नहीं दे पाते उसको इनसॉल्वेंट बोलते हैं, और नेक्स्ट टर्म है अपना। तो सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड एंड इज इन पोजीशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेप्ट, वो पूरा डेप्ट पे कर सकता है। और डेप्ट याद रहेगा ना, डेप्ट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी को हम डेप्ट बोलते हैं। तो आप अगर किसी का पैसा दे सकते हो तो आप सॉल्वेंट हो, अगर आप किसी का पैसा नहीं दे सकते हो एसेट में से तो आप इंसॉल्वेंट हो। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंसॉल्वेंट क्या होगा? एग्जाम्पल, मेरे पास एसेट 20,000 का है और मेरे पास डेप्ट 50,000 का, क्या मैं डेप्ट पे कर सकता हूँ? नहीं पे कर सकता हूँ, क्योंकि 20,000 मेरा बेच के एसेट आएगा और 50,000 में कैसे दे दूं? इसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। समझना, वो आदमी भिखारी हो गया क्योंकि उसका पैसा नहीं है। ये पर्सन, तो इंसॉल्वेंट किसको बोलेंगे? ये पर्सन हुज लायबिलिटी, यहाँ ज्यादा क्या रहेगा? अभी लायबिलिटी इज मोर, वहां क्या ज्यादा था? एसेट इज मोर। तो जिसका एसेट ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट, जिसका लायबिलिटी ज्यादा रहेगा वो इंसॉल्वेंट। तो ए पर्सन हुज लायबिलिटी इज मोर देन हिज एसेट इज ए इंसॉल्वेंट पर्सन। सच पर्सन इज लायबिलिटी, सच पर्सन लायबिलिटी इज मोर देन हिज एसेट। एग्जाम्पल समझ गया? ओके, तो यहां क्या लिखा था मैंने इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या था? एसेट इज मोर, यहां एसेट ज्यादा रहता है तो सॉल्वेंट। और यहां क्या था? यहां पर क्या था? लायबिलिटी ज्यादा रहता है तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो याद रखना सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। चलो आगे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग ईयर। किसको बोलते हैं? बिजनेसमैन जो अकाउंट्स मेंटेन करता है वो पूरा 1 साल का मेंटेन करता है। एग्जाम्पल, जैसा अपना स्कूल होता है वो 1-1 साल का होता है। आपने 8th कंप्लीट किया 1 साल पढ़ाई किया, 9th कंप्लीट किया 1 साल पढ़ाई किया, 10th कंप्लीट कर लिया 1 साल पढ़ाई किया। वैसे बिजनेसमैन भी अपना रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है 1-1 साल का, इसको बोलता है अकाउंटिंग ईयर। इट इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, वो 12 महीने का होता है। फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोपराइटर, अकाउंट्स को मेंटेन करने का, क्लोज करने का। क्लोज क्यों करने का सर? क्लोज इसलिए करने का क्योंकि मुझे प्रॉफिट और लॉस पता करने का है कि 1 साल में मैं कितना कमाया। क्लोज क्यों करना है? कि मेरे को ये पता लगाना है कि मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ पूरा साल भर मेहनत करके। तो इसीलिए अकाउंट्स को मेंटेन करेगा और क्लोज करेगा बाय द प्रोपराइटर। तो जो अकाउंटिंग हम लोग मेंटेन करते हैं 12 मंथ का मेंटेन करते हैं। पहला 12 मंथ का हो गया तो नेक्स्ट 12 मंथ का मेंटेन करेंगे, फिर ये 12 मंथ हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ का मेंटेन करेंगे, मतलब 12 मंथ का अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। तो इट इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंट इज मेंटेन, मतलब 12 मंथ का मतलब ना 12 से कम होगा ना 12 से ज्यादा होगा, 12 मंथ का हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो इट इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंट इज मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब जो ओनर होता है बिजनेस का, उसको प्रोपराइटर बोलते हैं। अर्लियर प्रोपराइटर वेर फॉलोड, अर्लियर द प्रोपराइटर वेर फॉलोड एनी अकाउंटिंग ईयर। पहले क्या होता था, जो प्रोपराइटर होते थे ना कंपनी के मालिक, वो कुछ भी फॉलो करते थे अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जैन से लेके दिसंबर। याद करो अपने घर में कैलेंडर आता है, पापा कैलेंडर लाते हैं तो जैन से लेके दिसंबर तक रहता है। तो क्या होता था पहले, क्या होता था प्रोपराइटर लोग, कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे और कुछ लोग एनी ईयर फॉलो कर। एनी ईयर का मतलब होता है वो तो समझो
अक्टूबर से लेके सितंबर 12 मंथ गिनना है ना, 12 मंथ। ये देखो 12 मंथ अगर गिनना है तो जैन से लेके दिसंबर 12 मंथ हो गया। कुछ लोग अलग गिनते थे, कोई और मंथ से शुरू करते थे। जैसे कि अगर मैं शुरू करूंगा जून से, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई, तो जून से लेके मई तक मैं अकाउंट मेंटेन करता। तो सब लोग कंफ्यूज कर देते थे। तो कुछ लोग है ना कभी भी बुक्स मेंटेन करते थे। बिजनेसमैन जो अकाउंट मेंटेन करेगा वो तो पक्का 12 मंथ का मेंटेन करेगा, ना 12 से कम ना 12 से ज्यादा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जैन से लेके दिसंबर तक, और कुछ लोग तो इसका हटके फॉलो करते थे एकदम। तो कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे, कुछ लोग कुछ भी ईयर फॉलो करते थे। तो इससे कंफ्यूजन होता था सामने वालों को। चलो एग्जांपल तो याद करो, स्कूल का टाइमिंग आपका एक टाइम होता था, 7 बजे आना है और 12:30 को जाना है। सब लोग यही फॉलो करते थे। और अगर ऐसा नहीं होता है ना, कोई कभी भी आया, कोई 9 बजे आया, कोई 10 बजे आया, कोई 12 बजे आया, सब लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करते थे, एक यूनिफॉर्मिटी होता है। इसीलिए पहले प्रॉब्लम ऐसा होता था, कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे, कुछ लोग एनी ईयर फॉलो करते थे। इसीलिए अभी इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम लोग ये फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा अपना अकाउंटिंग ईयर। तो अभी हम लोग क्या फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर द इनकम टैक्स पर्पस अप्रैल से लेके 31 मार्च फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। जैसा स्टार्टिंग होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये ईयर एंडिंग है। यहाँ पर हम लोग बुक क्लोज करते हैं, ये हमारा क्लोजिंग डेट है और ये स्टार्टिंग है। तो पूरा 12 मंथ हो गया ना, यहाँ पर हम लोग बुक क्लोज करते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल से लेके मार्च। तो याद है ना, अपना अकाउंटिंग ईयर जैन से लेके दिसंबर नहीं है स्टूडेंट। तो कल आपको छोटा सा पूछ लेंगे कि बोलो बेटा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, तो बोलना अप्रैल से लेके मार्च तक अकाउंटिंग ईयर होता है, 12 मंथ का होता है। ओके, तो पढ़ लें। नाउ फॉर द इनकम टैक्स पर्पस अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल and end on 31st March. At the end of the accounting year, proprietor has to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet to find out the financial position of the business. वो बात का बात है, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट क्या होता है, ये एक समझना बिजनेसमैन का रिपोर्ट कार्ड है। वो 1 साल के बाद बनाएगा। जैसा तुम पढ़ाई करते हो तो 1 साल के बाद तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिलता है, वैसे ही बिजनेसमैन पूरा 1 साल काम करेगा तो वो बनाएगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट, 3 नाम याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएगा टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, कि उसको इस साल प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ, उसके पास कितना संपत्ति है या कितना लाइबिलिटी है उसका, वो 31 मार्च को पता चलेगा। ओके, तो याद रहेगा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, इतना याद रखना। मैं डबल अंडरलाइन मारना, वो इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का होता है। दूसरा, अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। और एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये जो डबल अंडरलाइन मारा वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग कंसर्न किसको बोलते हैं। ए बिजनेस कंसर्न स्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सब लोग प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, कोई थोड़ी ना समाज सेवा करने के लिए। सब लोग बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट करने के लिए। तो अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। तो कभी भी ट्रेडिंग कंसर्न होता है ना, प्रॉफिट करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। हमने बिजनेस शुरू किया प्रॉफिट करने के लिए, हमारा मेन मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है। तभी तो हम लोग अपना खुद का वेल्थ बनाएंगे। गाड़ी बंगला खरीदना है ना, तो प्रॉफिट तो होना बहुत जरूरी है। तो बिजनेसमैन का मेन मकसद होता है टू अर्न द प्रॉफिट। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो और उसका मेन मकसद प्रॉफिट करना है, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। एक बुक सेलर बुक सेल करता है प्रॉफिट करने के लिए, एक शूज वाला शूज बेचता है प्रॉफिट के लिए, एक ज्वेलरी वाला ज्वेलरी बेचता है प्रॉफिट के लिए, एक सीमेंट कंपनी सीमेंट बेचता है प्रॉफिट के लिए, एक आदमी कार बाइंग सेलिंग करता है प्रॉफिट के लिए। तो ये सब ट्रेडिंग कंसर्न है। ट्रेडिंग कंसर्न में हमारा मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे होगा, एग्जांपल, मैंने 5000 का फर्नीचर परचेज किया और उसको 8000 का बेचा, तो कमाया ना 3000। तो मेरा मकसद यही रहेगा, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट कब होगा, जब मैं सस्ते में खरीदूंगा महंगे में बेचूंगा।
ओके तो पढ़ दो फिर से। ट्रेडिंग कंसर्न किसको बोलते हैं? ये बिजनेस कंसर्न स्टैब्लिश मतलब क्यों बनाया तुमने? विद द ऑब्जेक्ट, मेरा मकसद क्या है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। सो कॉमर्शियल मतलब प्रॉफिट करना हमारा मेन मकसद है। या दूसरा क्या बोलेंगे? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों नाम एक ही है स्टूडेंट, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं पेन खरीदता हूँ 8 रुपीज का और मैं सेल करता हूँ 10 रुपीज का, तो ये मेरा प्रॉफिट कंसर्न है। लेकिन कभी कभी बिजनेसमैन को लॉस भी होता है। कोई बिजनेसमैन लॉस करने के लिए बिजनेस नहीं करता, वो तो नसीब खराब है तो लॉस हो जाता है, लेकिन कोशिश करता है प्रॉफिट होना ही चाहिए, समझे? तो बिजनेसमैन का मेन मकसद होता है प्रॉफिट करना। ओके नेक्स्ट आगे आते हैं। नॉट ऑफ प्रॉफिट कंसर्न, नाम ही इसका नॉट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद प्रॉफिट करना नहीं, हम लोग समाज सेवा करने के लिए हैं। एग्जाम्पल, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट स्टैब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विस, हम लोग सर्विस देने के लिए है आपको। एन ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग ए यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट्स को बढ़ावा देना है, साइंस को बढ़ावा देना है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, कल्चर को बढ़ावा देना है, चैरिटी करना है। एग्जाम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब। ये जो स्कूल हॉस्पिटल होते हैं ये प्रॉफिट करने के लिए नहीं होते हैं ना, हमें बच्चे लोगों को पढ़ाना है, ज्ञान बांटना है। हमारा मकसद ये होता है कि हर बच्चा पढ़ाई करे। स्कूल का मकसद ये नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे लेके फुल प्रॉफिट करने का। यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा है, यहाँ ये होता है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, उसको पढ़ना चाहिए। हॉस्पिटल, हमारा मेन मकसद ये नहीं होता है कि प्रॉफिट करने का, ज्यादा से ज्यादा लोग को मार के। हम लोग ये मकसद रखता है कि कोई भी पर्सन बीमार ना हो, कोई पर्सन बीमार ना रहे। समाज का फायदे के लिए हम लोग ये बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं नॉट ऑफ प्रॉफिट कंसर्न। तो याद है ना, एग्जाम्पल आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर को बढ़ावा देना है, चैरिटी करना है। चैरिटी समझते हैं ना, दान धर्म करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट। जैसा अभी कभी कभी हम लोग गरीब लोग कुछ खाना खिला देते हैं, तो हम लोग थोड़ी ना प्रॉफिट के लिए करते हैं, वो तो हमें अच्छा लगता है। जैसे हम किसी को खाना न दे देते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो वहां हम अपना प्रॉफिट नहीं देखते हैं, हमें बस अच्छा लगता है किसी को खाना खिला के। ओके तो याद रहेगा, नॉट फॉर, तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। और प्रॉफिट आपका मकसद नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉट ऑफ प्रॉफिट कंसर्न। ओके नेक्स्ट अब आते हैं गुडविल किसको बोलते हैं? गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेसमैन। तो गुडविल क्या होता है? एक रेपुटेशन ऑफ द बिजनेसमैन। जब बिजनेसमैन गुड्स बेचता है ना, उसमें उसका गुडविल भी बहुत काम आता है। एक आपने एक मोबाइल देखा, वो केवल 5000 का था, लिखा था मेड इन चाइना। एक दूसरा आईफोन था, वो थोड़ा कॉस्टली था, लैक्स में था, लेकिन उसके पीछे एप्पल का लोगो था, तो वो आईफोन था। तो गुडविल क्या होता है? एक रेपुटेशन द बिजनेस है, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। और एक बात याद रखने का आपको एग्जाम में, इतना गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल दिखता नहीं, किसी का रेपुटेशन नहीं दिखता है। ओके ये इंटेंजिबल है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आप देख सकते हो, मोटर कार देख सकते हो, गुडविल को देख नहीं सकते हो। गुडविल एक रेपुटेशन है। एग्जाम्पल, यूट्यूब पे कुछ सर लोग आपको बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, तो आप उनका बहुत रेस्पेक्ट करते हो, और वो सब्सक्राइबर खरीद नहीं सकता है ना, वो धीरे धीरे बनता है। जितना मेहनत करेंगे उतना आपका सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो एक रेपुटेशन क्रिएट होता है कि उस सर का वीडियो देखो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो पता चला उनके सब्सक्राइबर धीरे धीरे पहले 1 लाख हो गए, बाद में 10 लाख हो गए, बाद में 50 लाख हो गए। तो गुडविल एक रेपुटेशन है उस बिजनेसमैन का जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इतना है, देखो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ये दिखता नहीं आंखों से। जैसा आप जब आप टीचर का कोई रेस्पेक्ट करते हो तो टीचर बोल सकती है कि मेरे पास बहुत बड़ा एसेट है, वो गुडविल है। वो टीचर ने इतना नाम किया, इतना अच्छा बच्चे को पढ़ाया, तभी बच्चे उनका रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये टीचर का इंटेंजिबल एसेट है। जो टीचर को जो तुम रेस्पेक्ट देते हो वो नहीं लिख सकते है ना, वो इंटेंजिबल है। ओके तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट अब आते हैं सेकेंड लास्ट, प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ध्यान देना फटाफट, प्रॉफिट किसको बोलते हैं? व्हेन द, ये अपन 10th में पढ़ाई किए होंगे, नहीं एग्जाम्पल डायरेक्टली पढ़ते फिर बाद में ऊपर वाला पढ़ते। इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, गुड्स कितने का बेच रहा हूं मैं? 50,000 का बेच रहा हूं। इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, सोचा मैं बाइक बेच रहा हूं, क्या बेच रहा हूं? बाइक बेच रहा हूं।
तो इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड ऑल द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड इज 30,000, बाइक में बेच रहा हूं तो बाइक खरीदता हूं, उसको रखने का खर्चा है मेरा, स्टाफ का खर्चा, तो पूरा मिला के 30,000 है। तो 30,000 का बाइक मैं 50,000 का बेच रहा हूं तो कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000 हुआ ना प्रॉफिट, तो उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट का एग्जांपल इसी को प्रॉफिट बोलते हैं। व्हेन द सेलिंग प्राइस, देखो क्या लिखा, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इज मोर, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, ये सेलिंग प्राइस है ना, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, व्हेन द सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस है। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, देखो क्या लिखा, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड इज मोर, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा तभी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट से क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है, ये भी बात है। प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, बरोबर है नहीं? देखो जब मैं 30,000 का बाइक 50,000 का बेचा, 20,000 से प्रॉफिट हो गया, ये तो एक बाइक में प्रॉफिट हो गया ना। ऐसा मैंने 10 बाइक बेचा, नेक्स्ट दिन और 10 बाइक बेचा, इससे मेरा कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस का। ओके, तो प्रॉफिट समझा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है कॉस्ट से तो प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है? इसका उल्टा, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज मोर, या कॉस्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, तो लॉस होता है। लॉस से आपका कैपिटल कम होएगा। एग्जांपल नीचे आओ, सोचो जो बाइक आप बेच रहे हो ना 50,000 का, आपने खरीदा, उसको रखने का खर्चा पूरा 60,000 है, तो बताओ 60,000 का बाइक आप 50,000 का सेल किया, आपका 10,000 का लॉस हुआ ना। तो जहां पर आपका कॉस्ट ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, उसको बोलते हैं लॉस, और लॉस होने से कैपिटल आपका कम हो गया। क्योंकि याद करो 60,000 का बाइक का 50,000 का बेचे तो 10,000 आपका नुकसान हो गया ना, इससे बिजनेस का कैपिटल आपका कम हो रहा है, क्योंकि अपना कैपिटल में से आप दे दिया उसको। तो प्रॉफिट लॉस समझ में है। फिर से एक बार फास्ट रिकॉल करता हूं, तो एक बार फास्ट रिकॉल कर दो। एंट्री क्या होता है? हर ट्रांजेक्शन, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं एंट्री। नरेशन क्या होता है? जब एंट्री लिखते हैं उसके नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन हमेशा बीइंग बोल के शुरू करते हैं। बिजनेसमैन को पैसा चाहिए ना पर्सनल काम के लिए, तो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, या तो कैश विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है, उसी को ड्रॉइंग बोलते हैं। बैड डेट किसको बोलते हैं? हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया था उधारी में, वो आदमी ने पैसा हमारा डुबा दिया, उसको बोलते हैं बैड डेट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? अगर आपका एसेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर लायबिलिटी तो आप सॉल्वेंट हो, क्योंकि आप एसेट में से लायबिलिटी पे कर सकते हो, अभी भी आपके पास पैसा है, तो आप सॉल्वेंट हो। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जब आपका लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है, ओके, तो एकदम बर्बाद हो गया हो, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अकाउंटिंग ईयर में 3 पॉइंट ध्यान देना। अकाउंटिंग ईयर में 3 पॉइंट ध्यान देना। अकाउंटिंग ईयर हमेशा 12 मंथ का होता है, वो शुरू होता है अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च को। जब खत्म होता है तो हम लोग 31 मार्च को ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसा आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल का आखिरी को आता है, वैसे ही हम लोग अकाउंटिंग ईयर का आखिरी को हम लोग ट्रेडिंग और पीनल बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न, जिनका मेन मकसद प्रॉफिट करना होता है उसको ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं, और जिनका मकसद प्रॉफिट करना नहीं होता है, समाज सेवा करना है, उसको बोलते हैं नॉट ऑफ प्रॉफिट कंसर्न। नेक्स्ट, गुडविल बता दिया था। गुडविल एक रेपुटेशन है बिजनेसमैन का, वो इंटेंजिबल और दिखता नहीं है। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट से तो प्रॉफिट होगा, और जब कॉस्ट ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।